हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो सिलेबस के अनुसार है वो भी क्लास दी जा रही है, मॉडल पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। स्टैटिक जीके जो इस क्लास के जस्ट बाद स्टैटिक जीके होती है, यानी आपके एग्जाम में समान जागरूकता 10 नंबर की पूछी जानी है, उसकी भी क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। इस क्लास के जस्ट बाद आपकी समान जागरूकता की क्लास होगी, उसको भी आपको देखना है। बाकी यहाँ पर रात में भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, यानी अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है ना। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी क्लासें हमने दिया है उनको धीरे धीरे करके सभी क्लासें आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। सभी को नमस्ते, जय हिंद। और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग इस क्लास को सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट बाद दूसरी जो आपकी क्लास है ना, समान जागरूकता की, उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भैया। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों 1 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, ए नंबर आपके पशुपति जिसका ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति जो आपके शिव थे उनकी पूजा करते थे, है ना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पशु पूजा की भी प्रचलन इनके समय से था, जिसका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दोस्तों जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए बताना है कि जो सत्यमेव जयते शब्द आपका है ये कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है ना। ये जो क्वेश्चन आपका है हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है मुंडकोपनिषद जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए हमारे भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जो कि लिया कहाँ से गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? चलिए बताना है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। 3 का ऑप्शन देना है। और 3 का ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। द्वितीय अशोक दोस्तों आपके ये हैं आपके कनिष्क, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये कनिष्क के राज दरबारी कभी आपके रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। देखिए यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन डी। ये है भैया अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, ये अपने प्रमुख सैनिकों को रख रखाव के लिए भी रखता था, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना एकत्रित किया जा सके। और कई प्रकार के यहाँ पर नियम भी लागू किया था, बाजार नियंत्रण भी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत का फारसी में जो आपका अनुवाद है वो आपका शीर्षक पूछा गया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक पूछा गया है। आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया है। 5 नंबर का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए रज्जनामा जिसका ऑप्शन आया है, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए महाभारत के विभिन्न अंशों में दोस्तों फारसी का अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों ने किया था। अब्दुल कादिर बादानी थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर किस नाम से? तो आपके रज्जनामा जिसका ऑप्शन आया इसी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए हैं? दोस्तों बताना है मंगल पांडे जो थे वो कहाँ से जुड़े थे। यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मंगल पांडे की अगर बात कर लेते हैं तो आपके 34वें इन्फैंट्री रेजिमेंट से आपके जुड़े थे, जो कि बैरकपुर छावनी में से। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों जिसका आया है नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये बैरकपुर छावनी से आपके जुड़े हुए थे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनमें से कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन लॉक करना है। कह रहा है स्वाधीनता, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनमें से कौन था? अब आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है आपका एस.एन. सेन। कौन है? एस.एन. सेन जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, जो कि 1956 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लिखने का दायित्व इन्हीं को सौंपा गया था दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण, क्या दिया है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस समय पारित किया गया था या किसके समय पारित हुआ था? चलिए बताना है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय पारित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर में
दोस्तों 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, ये लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों आपके 1904 में, कब 1904 में, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है और बहुत ही लाजवाब आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा कि प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है। यह आपका 2021 में भी पूछी गई थी पुस्तक, 2022 में भी पूछी गई थी, तो ये पुस्तक आपकी बहुत ही लाजवाब है, तो भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है लगभग सभी का आ भी चुका है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या दिया है कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, दिया गया सिख राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है। 10 नंबर देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे आपके दिलीप सिंह। कौन, ऑप्शन दोस्तों जिसका आ रहा है डी नंबर, दिलीप सिंह आपको जवाब देना है। दिलीप सिंह ये आपके अंतिम शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र आपके थे, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीत क्रांति किसका संबंध है। पीली क्रांति जिसे बोलते हैं पीत क्रांति, और पीत क्रांति का संबंध होता है आपके किससे, जल्दी से आप बताइए। पीत क्रांति का संबंध कैसा होता है, तिलहन से होता है, बिल्कुल सही है, तिलहन उत्पादन से आपका है, तिलहन उत्पादन से, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे अनाज उत्पादन क्या होता है, अनाज उत्पादन से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हरित क्रांति होता है। क्या होता है, हरित क्रांति का संबंध आपके अनाज उत्पादन से है। अगर पूछे दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति से है। किससे है, तो आपके श्वेत क्रांति संबंध है आपके दोस्तों, याद रखिए, श्वेत क्रांति संबंध है आपका दूध उत्पादन है। और मत्स्य क्रांति का संबंध है आपके दोस्तों नीली क्रांति, है ना, क्या हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उत्पादन से। तो इनमें से क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विंध्य शैलों में से जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपके कौन हैं। अर्थात जो विंध्य की चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, जिनका निर्माण देखा जाए जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, तो इनमें से जो आप पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो भैया जब देखा जाए कि ये निक्षेप द्वारा हुआ है, परतदार हुआ है, तो परतदार हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इनमें आपका दोस्तों जैसे चूना पत्थर हो गया, है ना, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, है ना, इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका इसका आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर्वोत्तम किस का संगमरमर कहां पाया जाता है। मतलब यहाँ पर दिया है सर्वोत्तम किस्म का जो आपका कोयला होता है, सबसे जो अच्छा कोयला, सबसे अच्छा संगमरमर, माफ करिए, सबसे अच्छा जो संगमरमर होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अच्छा संगमरमर है दोस्तों, याद रखिएगा, एक झील आपने सुना होगा, सांभर झील। सांभर झील के पश्चिमी भाग में जाएंगे, उसके निकट पड़ता है मकराना। क्या पड़ता है, मकराना एक जगह पड़ती है राजस्थान में, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे उच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि भैया जो ताजमहल बना है ना, ताजमहल, है ना, आगरा में जो ताजमहल बना है वो इसी प्रकार के पत्थर से बना है, अर्थात मकराना पत्थर से ही बना है। कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल बना है दोस्तों, वो भी इसी पत्थर से बना हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। क्या दिया गया है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों 14 नंबर में। तो आपका आंसर क्या होगा, तो कोरबा कोयला क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब देखा जाए यहाँ की नदी बेसिन में आपका ये आपका पाया जाता है कोयला क्षेत्र, ठीक है ना, और इसी के पास ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी आपका बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई आपकी है। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला इकाई जो आपकी है कौन सी है, आप कहेंगे सबसे ज्यादा पुरानी ये आपकी डिगबोई है। डिगबोई कहाँ पड़ती है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी बताइएगा कि डिगबोई कहाँ पड़ता है। एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया गया है ना, डिगबोई कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों ये जो चालू हुई थी 1901 में चालू हुआ था, तब तक आप कमेंट करिए डिगबोई कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। जो आपका दिया गया है कोपली दिया गया है, कोपली वैसे कोयली होता है, क्या होता है, कोयली होता है, कोयली। कोयली आपके गुजरात में 1965 में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में 1975 में और मथुरा उत्तर प्रदेश में 1982 में। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए आप सभी का आ गया है। जो आपका डिगबोई आपके असम में पड़ता है, ये सबसे पहले चालू हुआ था 1901, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया दोस्तों किसने लगाया, आप कहेंगे सर देखा जाए तो सबसे पहले 1876 में। कब, 1876 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी, है ना, बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री माने जाते थे।
कपास के व्यापारी भी आपके थे, है ना। इन्हें भारत का कह सकते हैं वयोवृद्ध या ओल्ड मैन भी जाना जाता है। आरंभिक राजनीतिक सामाजिक नेता भी कहलाते थे। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। मतलब ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा और जवाब सभी का बिल्कुल सही आ गया है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना थी वो किस योजना में की गई थी। तो दोस्तों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था कि 1993 में इस कोष का गठन करके, है ना, मतलब देखा जाए तो ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था। दोस्तों जो आज आपका भारतीय स्टेट बैंक है ना, पहले भैया स्टेट बैंक नहीं था, पहले इसका कुछ दूसरा नाम था। क्या नाम था बताइएगा। पहले इसका पूरा नाम था इंपीरियल बैंक। क्या था, याद रखिएगा, सबसे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। कब, तो आपके 1921 में। कब, 1921 में जब स्थापित हुआ था तब इसे इंपीरियल बैंक कहते थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर 1955 में, क्या 1955 में क्या हुआ भैया, यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम बदल कर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। इसके पहले भी इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1925 में। कब, 1925 में। जब 1921 के बाद 1925 में नाम परिवर्तन हुआ था तब इसे सिंडिकेट बैंक का नाम दिया गया था। क्या, सिंडिकेट बैंक का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तन होते हुए फाइनल देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर में। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। 20 का ऑप्शन देखिए आपका जो 24 दिसंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, 24 दिसंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो आपके 1986, क्या 1986 दोस्तों, एक क्वेश्चन याद रखना है कि 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, है ना। 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और 5 जून तो आप लोग जानते हैं भैया, है ना, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे, बेहतर जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। अभी तक हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, 100% बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 21 नंबर का ऑप्शन बी, ये है भैया भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है और धारा जो आपकी है वो 42 है। धारा 42 के तहत आपका है। तो आपका जो ऑप्शन है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है। दोस्तों अगर आपको नया राज्य गठन करना है तो ये जो शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी। दोस्तों आपका आंसर में से क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों आप कहेंगे नए राज्य का अगर गठन करना है तो भैया याद रखिए, नए राज्य के गठन के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर अनुच्छेद जो 3 है, क्या अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकता है या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में नाम परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है आपके कौन है, संसद। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है, आपका सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार, क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पर दोस्तों देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका बी नंबर है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के का में जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। चलिए बताइएगा आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है। यह है दोस्तों आपका कौन, अनुच्छेद 39 के का, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। यह ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर अनुच्छेद 39 का इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी मतलब प्रमाण जो कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, वो कौन कर सकता है। देखिए 25 नंबर में जवाब लगभग सबका पहले से आ गया है,
सबका इंतजार था, आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी का जवाब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पेंसिल की नोक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों पेंसिल की नोक बनाने में आपसे कह रहा है, तो भैया आप कहेंगे पेंसिल की नोक बनाने में या पेंसिल के भीतर जो बना होता है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो 26 नंबर आपका दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जल से हल्का होता है, कह रहा है जल से भी हल्का होता है। भाई बताइए कौन सी चीज जल से हल्का होता है। तो भैया ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम जो कि ऑप्शन बी दिया गया है, ये जो सोडियम है ना ये जल से हल्का होता है, इसलिए ये जल में तैरता रहता है ना। और सोडियम जल में क्या होता है, त्वरित अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर दोस्तों H2 गैस बन जाती है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार आपके पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर में कि भारत में विशाल भंडार आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये संसार में सबसे पहले पर है दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पर जो आपका थोरियम है ना, थोरियम जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए ए नंबर बनेगा। अगर आपसे पूछे यूरेनियम आपके भारत में है ना, तो यूरेनियम का उत्पादक देश आपका कजाकिस्तान रहता है सबसे ज्यादा। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कौन है, तो ललितपुर में यूरेनियम मिल जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से दोस्तों आपको ऊर्जा जो मिलती है कैलोरी वो कितनी मिलती है, बताइएगा, कोई जवाब दे सकता है कि विटामिन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 100 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0 कैलोरी या 500 कैलोरी। तो याद रखिएगा कि विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से आपको दोस्तों याद रखिएगा कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी होती है, याद रखिए 0 कैलोरी, अर्थात विटामिन से कोई ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपकी बॉडी की मरम्मत के लिए होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में किया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करने का ध्यान दिया करें, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जाते हैं, है ना, लाइक शेयर नहीं किए हैं तो बोले भाई वीडियो को लाइक शेयर का भी ध्यान दिया करें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को ध्यान दिया करें, लाइक शेयर भी करते चले सभी लोग, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन। दोस्तों 30 नंबर का ऑप्शन लॉक कर दें। यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया है क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है निश्चेतक, मतलब होता है बेहोश करने में, क्या होता है, बेहोश करने में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपका कह सकते हैं पीड़ाहारी है, पीड़ाहारी, पैरासीटामोल जानते हो ना, पैरासीटामोल ये दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनाइन तो आप लोग जानते हैं मलेरिया रोधी, मलेरिया रोधी जो आपका होता है ये दोस्तों होता है दोस्तों कुनाइन से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन जो होता है वो प्रतिजैविक होता है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंगना और अंगना जो कि समसूत्र युग्म में से कौन सा आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए जल्दी से, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर देखा जाए तो 56 नंबर में यहाँ पर अंगना और अंगना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आभूषण स्त्री ये तो नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा पत्नी और आपका छोटा आंगन, है ना। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 9 कनौजिया 9 और 90 चूहे, 9 कनौजिया और 90 चूहे, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप जवाब देंगे क्या, तो कहेंगे भैया यहाँ पर एकता ना होना, क्या एकता ना होना। यहाँ पर 9 कनौजिया और 90 चूहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एकता ना होना, मतलब ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, जैसे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों 58 का ऑप्शन लॉक करना है। अब आप देखेंगे 58 नंबर में एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या, अनेक, इसका मतलब है फोकस कहीं ना कहीं अनेक पर किया गया है, तो ये सही होना चाहिए क्योंकि अनेकों शब्द हमेशा गलत होता है और अनेकों की जगह अनेक दिख रहा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना के लिए मिला था, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका उर्वशी दिया गया है, क्या दिया गया है, उर्वशी, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि सर कुरुक्षेत्र को, तो कुरुक्षेत्र जो आपका है उनको संस्कृत के 4 अध्याय और रसमती रामधारी सिंह दिनकर को और भी रचनाओं के लिए इनको पुरस्कार मिला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से अच्छत का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर अच्छत का विलोम इनमें से जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, 60 नंबर का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो अच्छत का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर विलोम, वो होता है विच्छत, क्या होता है, विच्छत होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अच्छति का यहाँ पर क्या होता है, विच्छत हो जाता है। अगर क्षति होता तो लाभ हो जाता और पूर्ण का अपूर्ण हो जाता।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो आपका है कैसा अधिकार है। तो आप कहेंगे सर संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये क्या है, कानूनी अधिकार है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसे विधिक अधिकार भी कहा जाता है, कानूनी अधिकार को इसे विधिक अधिकार भी कहते हैं। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। लगभग सभी का जवाब देखते हैं यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन ए नंबर है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार आप लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। आप कहेंगे सर बंगाल का जो शोक है वो है दामोदर नदी। हमने लगा दिया भैया दामोदर नदी, आपका ऑप्शन हो गया, मान लेते हैं। आप बताइएगा कि कोसी नदी कहाँ का शोक है। बताइएगा कि जो कोसी नदी है ये कहाँ की शोक है। एक हमने बताया और एक आप बताइएगा कि जो कोसी नदी है ये कहाँ की शोक कहलाती है। आप कहें सर जी ये कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है, ये आपका बिहार का शोक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया वो किसे दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आप पूछे सबसे पहले किसको दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको सबसे पहले दिया गया था, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि पहले गैर भारतीय कौन थे, है ना, गैर भारतीय प्रथम जो थे जिनको रत्न दिया गया, ये खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ये पहले भारतीय थे, गैर भारतीय थे जिनको ये दिया गया था। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम प्रयास करते हैं कि आपको एक ही चीज में आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब देना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहां पर स्थापित किया गया है। आप कहेंगे सर जी मणिपुर में किया गया है। मणिपुर जो कि ऑप्शन है आपका नंबर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आज नहीं 2018 में की गई थी, 2018 में की गई थी। और खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारत भारती पुस्तक के लेखक पूछा गया है, आपका आंसर क्या होगा। चलिए, तो भारत भारती आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, मैथिली शरण गुप्त आपको हमने बता दिया। अब आप ये बताइएगा कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कोई एक पुस्तक बता सकते हैं आप लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप लोग। वंदे मातरम, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आपकी वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं आप लोग, गीतांजलि हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रेमचंद की एक पुस्तक बता सकते हैं, तो आप कहेंगे गोदान गबन सेवा सदन ढेरों हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आंसर पूछा गया था भारत भारती, वो ऑप्शन सी हो गया। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी इनमें से कौन थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए भैया 86 नंबर है, लॉक करना है। आप कहेंगे सर 86 की अगर हम बात कर लेते हैं तो जवाब लगभग आपका सही होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कौन थी, ये मीरा साहिब थी, फातिमा बीबी। कौन है, फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगी। अगर पूछे हाई कोर्ट की आपकी कौन, तो हाई कोर्ट की कौन थी, तो आपकी लीला सेठ थी। दोस्तों याद रखिए हाई कोर्ट की जो थी वो आपकी लीला सेठ थी। अगर हम आपसे पूछें कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो बनी थी वो आपकी आना चांडी बनी थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंकारा की राजधानी है, क्या दिया है, कह रहा है अंकारा की राजधानी है। ये बताइएगा जो अंकारा की राजधानी है ये आपकी बताइए कहाँ की है, 87 नंबर में। अंकारा ये तुर्की की राजधानी है, कहाँ की है, तुर्की की राजधानी। ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की की राजधानी है। अगर पूछे आपसे कि सर ये बताइएगा कि तुर्की की मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा क्या है, तो तुर्की की मुद्रा है लीरा। क्या है, लीरा है दोस्तों, याद रखिए लीरा हो जाएगा, ठीक है ना, लीरा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ पर है। भारतीय कैंसर अनुसंधान बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल चुने हुए प्रश्न आपके हैं, है ना, सिलेबस में आपको दिए गए हैं, बेहतर तरीके के हैं दोस्तों। यहाँ पर डेली आपको क्लास लेना है विधिवत तरीके से, है ना। यहाँ पर दोस्तों भारतीय कैंसर अनुसंधान आपको मुंबई में मिलेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर पूछे भैया कि देहरादून में क्या है, जो कि बहुत पूछा जाता है, तो देहरादून में है क्या, वन अनुसंधान। क्या है, वन अनुसंधान आपके देहरादून में है। लखनऊ में तो बहुत चीजें मिल जाएंगी, वनस्पति अनुसंधान मिल जाएगा, विष अनुसंधान मिल जाएगा, है ना। और आपके अहमदाबाद में वस्त्र अनुसंधान है, क्या, अहमदाबाद में वस्त्र अनुसंधान है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है दोस्तों। यहां पर आंसर कौन है, जवाब देना है लेकिन सोच समझ के देना है।
चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर है अमेरिका, ये आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों बताना है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। वास्तविक लगा दिया है, और जब आपके वास्तविक लगा दिया जाए तब आपको जवाब क्या देना है, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 90 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा या मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या बनेगा? शक्ति राज्यपाल में नहीं होती, लेकिन वास्तविक लगा दिया जाए, है ना, क्या वास्तविक लगा दिया जाए तो आपके मुख्यमंत्री आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री वास्तविक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहां पर प्रारंभ होगा। ये दोस्तों इसरो का तीसरा लॉन्च पैड है, और ये जो प्रारंभ होगा कहां पर होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट में देखा जाए तो इसको मंजूरी दे दिया है तीसरे लॉन्च पैड को, और देखा जाए तो यहाँ पर 70 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, ये श्रीहरिकोटा में है। कहां पर है? तो आपके श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे जो लॉन्च पैड है इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 71 को, और आपसे कह रहा है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चलिए 71 का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा को पीएम संग्रहालय के अध्यक्ष के रूप में फिर से यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 72 को, और आपसे कह रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ था ये कहां पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, आप देख सकते हैं। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आगे सर इसका जो आयोजन किया गया था अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन। देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, काफी अच्छे जवाब आ गए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 72 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये मलेशिया में हुए थे। कहां पर हुए थे? मलेशिया। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं, आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये आपका सरल है तो आपके एग्जाम में आएगा, और वो कठिन है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर अगर आपको पढ़ाई जाती है तो दिन में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लो जैसे ही करंट अफेयर की क्लास पढ़ाते हैं एक बार उसका दोबारा से फिर से देख लिया करिए। दोबारा से जैसे देख लेंगे 5 मिनट में 2x की स्पीड में तो आपके दिमाग में छप जाएंगे, है ना। करंट अफेयर पढ़ने का एक यही फंडा है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार जैसे आप पढ़ लेते हैं, जैसे हमारी क्लास खत्म होती है इसके बाद उसको क्या करना है, दोबारा से तुरंत आपको 2x की स्पीड में से मात्र 5 मिनट में उसका एक रिवीजन कर लेना है। क्लियर है? ये बिल्कुल आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखो ये जो आपका अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 है ना, इसका जो आयोजन है मलेशिया में आपको पड़ता है कोलालमपुर, है ना, कोलालमपुर मलेशिया के बायोमास ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पर देखा जाए तो आपका विश्व कप 2025 के फाइनल में हुआ था। तो इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 73 को, और आपसे कह रहा है कि 71वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है। 73 नंबर की बात करते हैं तो ये दोस्तों 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, और इसका जो आयोजन है वो आपका किया गया है आपके मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसका जो आयोजन है 10 से 16 जनवरी तक आपका हुआ था, मुंबई और थाने में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 74 में, और आपसे कह रहा है कि 37वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। 37वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, यहाँ पर 74 का ऑप्शन देना है। हम आपको अपनी बात बताते हैं कि भाई इतने दिनों से पढ़ाते हो गया, 2016 से हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन तो आपको हम देखा जाए तो 2018 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 साल हमने ऑफलाइन पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, है ना। एक नहीं 4 5 बैच पढ़ाए हैं। आपकी पुलिस में 2018 वाली भर्ती को बहुत पढ़ाया, लोगो पायलट वाली पढ़ाया। तो हमें जो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रटे हुए हैं। तो हमको कोई किताब अगर उठाते हैं तो देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब करंट अफेयर हम आपको पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर जब टाइप कर रहे होते हैं तो एक बार उसका आंसर दिखता है ना। इसके बाद जब हम यहाँ पर PDF ओपन करते हैं और इसके कलर करते हैं तब एक बार उसका आंसर होता है, और एक बार जब इसको पढ़ाते हैं तब तीसरी बार इसके आंसर दिखते हैं। तो भैया 3 बार हम आपको पढ़ाने से पहले, है ना, देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 बार तो आपको मौका देना चाहिए कि इस क्लास को 2 बार आप जरूर देखें। जैसे ही क्लास खत्म हो उसके जस्ट बाद आप एक बार उसको जरूर देखेगा, तभी आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो सकती है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74, और आपसे कह रहा है कि सर 37वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था।
1974 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ये आपके डोनाल्ड ट्रंप थे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 75 को, और आपसे कह रहा है कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप, है ना, 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जो जीता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये भारत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। भारत ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। फाइनल में किसको हराया है, तो आपके फाइनल में नेपाल को हराया है दोस्तों। किसको हराया है, तो आपके नेपाल को हराया था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 76 नंबर में, कह रहा है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 76 नंबर की बात करते हैं तो 76 नंबर में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। किसके लिए, आपका आंसर जिसका आ गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है 77, और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का जो संबंध है वो आपके किस देश से है। जय हिंद जय हिंद। देखो दिया गया है ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा यूएई, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। यूएई से आपका जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 78 को, और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी। चलिए बताइएगा कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो निर्यात करेगी वो किसको करने वाली है। 78 का जो आंसर है बिल्कुल आईएमपी है ना, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। 78 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी इंडोनेशिया को करेगी। किसको करेगी, तो यहाँ पर याद रखिए इंडोनेशिया इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 79 की ओर, आपसे कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 79 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 80 को, और आपसे कह रहा है मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का जो संबंध है वो आपकी किस केंद्र शासित प्रदेश से है। चलिए 80 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपका वर्जिन नारियल तेल है इसको जीआई टैग काफी चर्चा के विषय रहा है, और ये जो आपका है अंडमान निकोबार से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। पॉइंट की ओर पॉइंट आपसे अगला दिया गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि आप लोग थक जाते हैं ना टाइपिंग करते करते, और जब टाइपिंग करते करते थक जाते हैं थोड़ा सा क्या मिलता है, आपको आराम दे देते हैं। अब थोड़ा सा आपको आराम मिलेगी, है ना। बस तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने लोग यहाँ पर नहीं लाइक किए हैं तो वो लोग लाइक करते रहिए, और दूसरे लोग यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कुछ उपाधियां दी गई हैं, है ना, जो कि सबसे चुनी हुई उपाधियां हैं। जैसे कि भैया छत्रपति की उपाधि आपके शिवाजी को है। यहाँ पर दोस्तों आपके विद्यासागर दोस्तों आपकी ईश्वर चंद्र को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। बापू या महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। सरदार या लौह पुरुष, क्या सरदार या तो लौह पुरुष कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लोकमान्य किसे कहते हैं, तो आपके बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको हमने पढ़ाया है ना, रात वाली क्लास में पढ़ाया था। देखो दिया गया शहीद ए आजम ये आपके भगत सिंह को कहा जाता है। गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को कहते हैं। दीन बंधु कहते हैं C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीमांत गांधी किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार का को कहते हैं। चाचा जो कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। भारत कोकिला दोस्तों आपके सरोजिनी नायडू कहते हैं, है ना। यहाँ पर शांति पुरुष कहा जाता है आपके लाल बहादुर शास्त्री को, और मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है आपके APJ अब्दुल कलाम को। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, और उन्नन पड़ी कहा जाता है PT उषा को। मतलब ये सिर्फ वो को हमने पॉइंट पढ़ाया है जो कि आपके चुने हुए आपके हैं, है ना। वैसे बहुत चीजें हैं लेकिन ये बिल्कुल चुने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको यहीं से पूछ लेता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपका है स्वर कोकिला किसे कहते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा कि स्वर कोकिला किसे कहते हैं, और स्वर कोकिला चौराहा उत्तर प्रदेश के कहां पर बनाया गया है। स्वर कोकिला चौराहा भी एक आपका है ना, इनका चौराहा बना है, कहां बना है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर आगे आइएगा प्रमुख वास्तुकार। देखिए
यहाँ पर जो भगवान राम मंदिर है ना, राम मंदिर के वास्तुकार कौन से हैं? तो राम मंदिर के वास्तुकार दोस्तों याद रखिएगा कि राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं? तो ये आपके हैं चंद्रकांता सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा हैं। दिल्ली का जो लोटस मंदिर है इसका बनाया है किसने? तो फरीबोर्ज साहबा ने बनाया है, अर्थात इसका वास्तु या डिजाइन किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपकी वास्तुकार हैं वो राम वी सुतार हैं। कौन है? राम वी सुतार हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था किसने? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है दोस्तों, इसको बनाया था अर्थात इसका डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने किया था। किसने? लुटियंस ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो आपके मुंबई में है, इसका डिजाइन किया था किसने? तो जॉर्ज विंटेंट किसने किया था? जॉर्ज विंटेंट ने किया था। और भारत भवन जो आपका है दोस्तों, भारत भवन जो भोपाल में है, इसका डिजाइन किया था किसने? तो इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। किसने? चार्ल्स कोरिया ने किया था। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन ये आपके विलियम एम्सडर्सन ने किया था। और ताजमहल जो आपका है दोस्तों, ताजमहल का डिजाइन, तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यहां पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो वास्तुकार है वह है आपका FV स्टीवंस हो जाएगा, है ना। ये जो सिर्फ चुने हुए प्रश्न है उनको लिया है। यहां पर आते हैं कुछ और भी चुने हुए आपके पॉइंट हैं। भारत में प्रथम बार क्या हुआ था? तो देखिए भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी, कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना हुई थी आपकी दोस्तों याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। अगर पूछे नियमित जनगणना जो हुई थी, नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी आपके 1881 से शुरुआत हुई थी। विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम समाचार पत्र दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आप कहेंगे सर बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे सर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड है। कौन है? उदंत मार्तंड हो जाएगा, जो कि पंडित जुगल किशोरी जो कि कानपुर के इसके प्रकाशक है, कलकत्ता से होता था। यहां पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय दूर सेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूर सेवा 1951 में बंबई से लंदन से शुरुआत हुई थी। अगला है नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क जो आपका है भारत का, ये सबसे पहले है आपका जिम कार्बेट जो कि 1936 में है। पहले हेनली पार्क के नाम से जानते थे। यहां पर दिया है प्रथम एक्सप्रेसवे। प्रथम एक्सप्रेसवे भारत का ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा। प्रथम एयरलाइन की पूछता है कि भारत का प्रथम एयरलाइन कौन है? तो भारत का प्रथम एयरलाइन है इंपीरियल एयरवेज। ठीक है, इंपीरियल एयरवेज हो जाएगा। प्रथम चंद्र अभियान, ये चंद्रयान था दोस्तों, याद रखिए 2018 में और 2008 में प्रथम चंद्र मिशन अभियान भेजा गया था। अगला है प्रथम सैन्य समाचार उपग्रह दोस्तों, दिया गया है प्रथम सैन्य समाचार जो आपका दिया गया है ना, प्रथम सैन्य समाचार उपग्रह है GSAT-7 आपका है। आंसर दिख रहे हैं। चलिए यहां पर देखो दिया गया है प्रथम मंगल मिशन, मंगलयान हो जाएगा 2013 में। प्रथम जल विद्युत परियोजना दोस्तों याद रखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, कावेरी नदी में आपकी थी। CNG चलित प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? CNG से दोस्तों रेवाड़ी से रोहतक के लिए चलाई गई थी। CNG से यह रेलगाड़ी थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका ये है आपका केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ pH मान भी दिए गए हैं, तो उन pH मान को देखना है। यहाँ पर देखिए pH मान में जल का pH मान कितना होता है? आप कहेंगे सर जल का pH मान होता है कितना? 7 होता है, 7 होता है। मिट्टी का भी pH मान 7 होता है, नॉर्मल की अगर बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है, और कहीं कहीं आपको 6.6 भी आपको मिलेगा। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो भैया 7.4 होता है। हमने बताया था कि रक्त दिया है ना, आंखों के आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक दिखावटी होते हैं और एक बनावटी होते, मतलब एक सच्चे होते हैं। तो हमने कहा कि आंखों के आंसू कैसे आ रहे हैं? सच्चे आंसू आ रहे हैं, अर्थात 7 से 7 और 4 से 4, तो 7.4 हो गया। रक्त का pH मान हो गया 7.4 हो गया। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है केला का pH मान, तो आपका 4.5 से 5.2 होता है। टमाटर का होता है दोस्तों कितना? तो 4.5 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान याद रखिए क्योंकि इसका पूछा जाता है 2.4 कितना? 2.4 होता है, याद रखिएगा 2.4 होता है नींबू का pH मान, ये भी पूछा गया है। यहाँ पर मक्खन का होता है 6.1 से 6.4 होता है। शराब का होता है 2.8 होता है, ठीक है। मानव मूत्र का pH मान होता है 4.8 से 8.4 होता है, लेकिन मगर एवरेज में देखा जाए तो आपका 6 होता है। और समुद्र जल का होता है कितना? तो आपका 8.5 तक होता है। तो भैया ये कुछ आपके जरूरी आपके जो पॉइंट थे वो हमने पढ़ा दिया है। क्लास आपकी कंप्लीट होती है और आपने देखा कि
टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसमें देख सकते हैं करंट अफेयर भी आपके बेहतर रहे हैं, और साथ में देखा जाए जो आपने थ्योरी पढ़ा है ना स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ये जो आपके सिलेबस में है वो भी आपको बेहतर तरीके से हम इसी प्रकार से डेली ऐड करते हैं, ठीक है ना। और अगली क्लास भी आपकी है तो आप लोगों को लिंक दी गई है, तो उस लिंक के माध्यम से अगली क्लास में यहाँ पर आ जाइए, है ना। और अगली क्लास को हम लोग सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, और हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने बताया है कि आप लोगों के लिए ई बुक आपके लिए व्यवस्था की गई है, जो मात्र 99 में ई बुक आपकी है, प्रिंट भी कर सकते हैं। 40 मॉडल पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज भी हो गई, है ना, वन लाइनर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी आपके होंगे, तो आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अगली क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।